इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुइचिरो वाटर प्रिजन से बाहर आ जाता है, पर उसकी बॉडी में लगे हुए जहरीले कांटों की वजह से मुइचिरो की बॉडी सुन्न पड़ने लगती है। मुइचिरो जैसे तैसे करके सारे कांटे निकाल लेता है। उसके बाद मुइचिरो कोटेत्सु की तरफ देखता है, पर कोटेत्सु भी घायल पड़ा होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे फिश डीमन आ जाते हैं। मुइचिरो सोचता है कि उसके पास लड़ने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। मुइचिरो को अपने पापा का चेहरा याद आता है, जो उससे कहता है तुम ये कर सकते हो। अगले सीन में हमें मुइचिरो का पास्ट दिखाया जाता है। मुइचिरो को याद आता है कि उसके पापा एक लकड़हारे थे और वो उनकी हेल्प किया करता था। जब मुइचिरो 10 साल का था तब एक बीमारी की वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है और उसके पापा भी जब तूफान में उसकी माँ के लिए दवाई लेने जाते हैं तो एक पहाड़ी से फिसलकर उनकी भी मौत हो जाती है। उनके मरने के बाद मुइचिरो अकेला हो जाता है, पर मुइचिरो को याद आता है कि उसका एक और जुड़वा भाई था जो कि उससे बड़ा था, जिसका नाम युइचिरो होता है। दोनों भाई मुइचिरो और युइचिरो की सोच एकदम अलग होती है। एक दिन दोनों भाई लकड़ियां काट कर घर जा रहे होते हैं। युइचिरो मुइचिरो से कहता है दयालु होने का मतलब खुद की हेल्प करना है, किसी दूसरे की हेल्प करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। जिस पर मुइचिरो कहता है तुम गलत हो, दूसरों की हेल्प करने से अंत में खुद को ही फायदा मिलता है। ये बात पापा ने मुझसे खुद कही थी। युइचिरो मुइचिरो की बात का जवाब देते हुए कहता है तुम एक बेवकूफ इंसान की बात पर विश्वास कर रहे हो जिसने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान की कुर्बानी दे दी। मुइचिरो कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हमारे पिताजी ने हमारी माँ को बचाने की पूरी कोशिश की थी। जिस पर युइचिरो कहता है अगर पिता दवाई लेकर आ भी जाते तो उसका माँ पर कोई असर नहीं होता। मुइचिरो कहता है तुम इतने मतलबी क्यों हो रहे हो। जिस पर युइचिरो कहता है कि अगर हमारे पापा तूफान में नहीं गए होते तो केवल हमारी माँ की ही मौत होती। ये सुनकर मुइचिरो रोने लगता है। युइचिरो उसे डांट कर चुप कर देता है। मुइचिरो प्रेजेंट में सोचता है मुइचिरो में मुंह का मतलब है अयोग्य, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो बातचीत मेरे भाई से हुई थी उसका कोई मतलब नहीं है, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है। मुंह का दूसरा मतलब व्यर्थ भी हो सकता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद से मुइचिरो को लगने लगता है कि युइचिरो उससे नफरत करता है और ऐसे बात करता है जैसे उसके पास कोई दिल नहीं हो। कुछ समय बाद मुइचिरो पानी भरने के लिए जाता है, तब उसे एक खूबसूरत सी लेडी दिखती है। मुइचिरो सोचता है कि वो एक पेड़ की आत्मा है। हमें बताया जाता है कि वो लेडी मास्टर कगाया की पहली वाइफ जिसका नाम अमाने होता है। वो दोनों भाइयों के पास उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। अमाने दोनों भाइयों को बताती हैं तुम लोग उनके वंशज हो जिन्होंने पहली ब्रीदिंग स्टाइल बनाई थी, वो तुम्हारे पूर्वज थे। पर युइचिरो उनसे बुरा भला कहकर उन्हें भगा देता है। ये सुनकर मुइचिरो खुश हो जाता है और युइचिरो से उनके साथ जाने के लिए कहता है। जिस पर युइचिरो मुइचिरो को डांट देता है और चिल्ला कर कहता है तुम्हें चावल ढंग से बनाने आते नहीं है और तुम तलवारबाजी की बात कर रहे हो। तुम भी पापा और मम्मी के जैसे हो। माँ बीमार होने के बाद भी दिन रात काम करती थी, पापा भी तूफान में दवाई लेने के लिए चले गए। मैं तुम्हें कितना भी रोक लूं पर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। लोगों की हेल्प करना सबके बस की बात नहीं है, ये केवल कुछ चुने हुए लोग ही कर सकते हैं। हम अभी बच्चे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो जो लेडी आई थी वो बस हमारा यूज करना चाहती थी, तुम समझते क्यों नहीं हो। जाओ जाकर चुपचाप अपना काम करो। दोस्तों ये सारी बातें युइचिरो चिल्ला कर कहता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी भी होता है। युइचिरो के डांटने के बाद मुइचिरो अपने भाई से बात करना बंद कर देता है। युइचिरो के भगा देने के बाद भी अमाने उनके घर आया करती थी, पर युइचिरो उन पर पानी डालकर उन्हें भगा देता है। एक रात बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से दोनों भाई घर का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और उसी रात उनके घर में एक डीमन आ जाता है। डीमन कहता है घर में तुम लोगों के अलावा कोई नहीं है और डीमन मुइचिरो पर हमला कर देता है। युइचिरो मुइचिरो को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिससे युइचिरो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसका एक हाथ कट जाता है। मुइचिरो बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है। डीमन कहता है तुम लोग ज्यादा शोर मत करो, तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, तुम लोग मरो या जियो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर मुइचिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मुइचिरो बहुत तेज चिल्लाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और मुइचिरो को कुछ भी याद नहीं रहता है। हम देखते हैं कि मुइचिरो के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और सामने वो डीमन पड़ा होता है। उस डीमन के हाथ पैर कटे हुए पड़े होते हैं। जैसे ही धूप डीमन पर पड़ती है, डीमन राख में बदल जाता है और गायब हो जाता है। इसके बाद मुइचिरो युइचिरो को देखने के लिए घर की तरफ जाने लगता है, पर मुइचिरो भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। वो जैसे तैसे युइचिरो के पास पहुंचता है। हम देखते हैं कि युइचिरो भी मरने की हालत में होता है और वो मरते मरते भगवान से प्रार्थना करता है। वो कहता है भगवान मुझे कुछ भी हो जाए पर आप मुइचिरो को बचा लो। ये सब बात सुनकर मुइचिरो रोने लगता है। युइचिरो आगे कहता है भगवान वो मेरी तरह नहीं है। मुइचिरो एक दयालु बच्चा है, वो लोगों की मदद करना चाहता है, पर मैंने उसे रोक दिया था। ये सब मेरी ही गलती है, इसकी सजा केवल मुझे ही मिलनी चाहिए। मुझे बहुत पहले से पता था। मुइचिरो में मुंह का मतलब लिमिटलेस है, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मुइचिरो के चेहरे पर एक निशान बनने लगता है। मुइचिरो खड़ा होकर मिस्ट ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है और सभी फिश डीमन को मार देता है और कोटेत्सु को भी बचा लेता है। कोटेत्सु बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। उसके बाद भी वो मुइचिरो को हागे नेजुको को बचाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास 300 साल पुरानी तलवार होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्योको हागे नेजुका से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और लगातार हागे नेजुका पर हमला कर रहा होता है। ग्योको के हमले से हागे नेजुका की एक आंख भी खराब हो जाती है। उसके बाद भी हागे नेजुका तलवार बनाना नहीं रोकता है। ग्योको सोचता है ये इंसान अपना काम रोक ही नहीं रहा है। मैंने इसकी एक आंख फोड़ दी है, उसके बाद भी ये चिल्लाया नहीं और चुपचाप अपना काम कर रहा है। अब मैं आखिर क्या करूं जिससे इसका ध्यान तलवार से हट जाए।
तभी ग्योको की नजर कानामोरी पर पड़ती है। कानामोरी पहले से ही बहुत ज्यादा घायल होता है। ग्योको सोचता है अगर मैं इसे मार दूं तो हागे नेजुका का ध्यान तलवार बनाने से हट जाएगा। तभी वहाँ पर मुइचिरो आ जाता है और ग्योको की गर्दन पर अटैक करता है, पर ग्योको मुइचिरो के हमले से बाल बाल बच जाता है। मुइचिरो को देखकर ग्योको हैरान हो जाता है। ग्योको सोचता है मेरे वाटर प्रिजन पॉट से आखिर ये बच कैसे गया? ये मरने वाला था, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ग्योको देखता है कि मुइचिरो के चेहरे पर कुछ निशान बन चुके होते हैं। मुझे जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से ऐसा ही निशान हानाफूड़ा इयरिंग्स वाले इंसान के चेहरे पर भी था। और ये बात की बात है, पहले तो मेरा जहरीले अटैक की वजह से इसके हाथ पैर को सुन्न पड़ जाना चाहिए था। हम देखते हैं कि मुइचिरो के पिछले हमले की वजह से ग्योको के कंधे पर कट लग जाता है। ग्योको सोचता है अब मुइचिरो की स्पीड और अटैक दोनों ही बहुत तेज हो गए हैं। इसके बाद मुइचिरो वापस से ग्योको पर अटैक करता है, पर इस बार ग्योको भी मुइचिरो पर काउंटर अटैक करता है। हम देखते हैं कि ग्योको अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है, जिससे ग्योको के पॉट से एक बड़ा सा ऑक्टोपस मुइचिरो और कानामोरी को पकड़ लेता है और साथ में वो झोपड़ी भी तोड़ देता है जिसमें हागे नेजुका तलवार ठीक कर रहा होता है। ग्योको देखता है कि हागे नेजुका अभी भी तलवार ठीक करने में लगा हुआ है। ये देखकर ग्योको कहता है ये इंसान बिल्कुल ही चूतिया है, इसको मरना है क्या? सबसे पहले मैं सासिरा को मारूंगा, फिर इस तलवार बनाने वाले को भी। ग्योको आगे कहता है मैंने पहले तुम पर रहम कर दिया था, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मुइचिरो ऑक्टोपस को एक झटके में काट देता है। हमें बताया जाता है कि कानामोरी मुइचिरो को एक नई तलवार दे देता है, जिसके लिए मुइचिरो कानामोरी को शुक्रिया कहता है। कानामोरी मुइचिरो से कहता है मैंने ये तलवार बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे तुम्हारा पिछला तलवार बनाने वाला तलवार बनाता था। मुइचिरो बताता है कि उसकी पिछली तलवार बनाने वाले का नाम टेटसुइडो था, उसकी मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई थी। ग्योको कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी भी तलवारें ले आओ। अगले सीन में हमें मुइचिरो और टेटसुइडो का पास्ट दिखाया जाता है। टेटसुइडो मुइचिरो से कहता है लड़के, मुझे तुम्हारी चिंता है। मुझे चिंता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता। जब तुम्हें चीजें याद नहीं आती हैं तब तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें खून की उल्टियां होने लगती हैं। आखिर तुम्हें कौन समझेगा? तुम जब भी तलवार यूज करते हो तो मुझे रोना आता है। टेटसुइडो आगे कहता है मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, पर मैं तुम्हारी चिंता करना नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मुइचिरो टेटसुइडो से माफी मांगता है और कहता है मैंने आपको बस चिंता और दुख दिया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम देखते हैं कि मुइचिरो काफी तेजी के साथ ग्योको पर मिस्ट ब्रीदिंग का 5th फॉर्म यूज करता है और ऑक्टोपस को पूरी तरीके से काट देता है। और जैसे ही मुइचिरो ग्योको तक पहुंचता है तो ग्योको फिर से अपने पॉट में चला जाता है और मुइचिरो के पीछे वाले पेड़ पर रखे हुए पॉट से निकलता है। ग्योको कहता है तुम कितने भी तेज हो जाओ पर मेरे पॉट को चेंज करने की स्पीड का सामना नहीं कर सकते। मुइचिरो कहता है तुम्हारे सेंसेस खराब हो चुके हैं क्योंकि तुम कई 100 सालों से जिंदा हो। तभी हम देखते हैं कि ग्योको की गर्दन आधी कट चुकी होती है। मुइचिरो कहता है अगली बार मैं तुम्हारी गर्दन के साथ तुम्हारा हथियार भी काट के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मेरे पास तुम और तुम्हारे मटके के साथ खेलने का समय नहीं है। जिस पर ग्योको कहता है अबे साले तुम ज्यादा मत चलो, और मुइचिरो के पीछे रखे हुए पॉट से बाहर आकर मुइचिरो पर हमला करता है। मुइचिरो ग्योको के हमले से बचते हुए अपने भाई की बातों को याद करता है। युइचिरो मुइचिरो से माफी मांगता है कि वो कभी भी मुइचिरो के लिए दयालु नहीं बन सका, क्योंकि केवल कुछ चुनिंदा लोग ही दयालु बन पाते हैं। हम कितनी भी अच्छी तरीके से जिंदगी जी लें, अंत में भगवान और बुद्धा तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम दूसरों की मदद कर सकते हो क्योंकि तुम्हें चुना गया है। मुइचिरो ऐसा सोचते हुए ग्योको पर हमला करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।